वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेकर आए आपके लिए क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस सिविक्स पार्ट जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान। चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे संघवाद। इसकी 3 वीडियो पढ़ लिए। भाग नंबर 4 आज हम भाग नंबर 4 को पढ़ेंगे संघवाद में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। जो हमारी संघीय व्यवस्था है, जैसे हमने पढ़ी सबसे पहले संघवाद क्या है, संघवाद की क्या विशेषता है, और भारत में संघीय व्यवस्था। और आज हम पढ़ेंगे जो भारत में जो संघीय व्यवस्था है वे कैसे चलती है, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। तो सबसे पहले संघीय व्यवस्था पढ़ेंगे कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। तो देखिए, संवैधानिक एक प्रावधान है, संविधान का एक प्रावधान है। संविधान के अनुसार जब किसी देश में जो कोई शासन व्यवस्था चलती है और जिसमें लोकतंत्र भी संविधान के अनुसार चलता है, तो स्पष्ट रूप से वहां संघीय व्यवस्था के लक्षण हमको नजर आते हैं। या हम कह सकते हैं कि संविधान के अंदर एक प्रावधान है, एक प्रावधान है, एक व्यवस्था है, एक सिस्टमेटिक बना हुआ है कि हमें अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से कैसे चलाना है, हमें कैसे इसको चलाना चाहिए। तो वे ही हमारी संघीय व्यवस्था है। इसके आधार पर संघीय व्यवस्था के मुख्य रूप से हम 2 बिंदु पर चर्चा करेंगे। 2 महत्वपूर्ण बिंदु है। नंबर 1 है भाषाई राज और दूसरा है भाषा नीति। सबसे पहले देखते हैं भाषाई राज कि जो हमारा भारत देश है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। तो स्वतंत्र होने के बाद में भाषा के आधार पर अनेक राज्यों का निर्माण हुआ। क्योंकि भारत एक विशाल देश है, उसकी भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भारत एक विशाल देश है और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उसकी भौगोलिक कंडीशन भी है, साथ में उसकी अलग अलग भाषा है। तो भाषाओं के आधार पर अनेक राज्यों का निर्माण हुआ। लेकिन फिर भी क्यों किया गया, कैसे किया गया? क्योंकि भाषा के आधार पर इसलिए उसको अलग राज्य बनाया क्योंकि एक ही भाषा बोलने वाले व्यक्ति को अगर एक राज्य में सम्मिलित कर दिया जाए तो किसी प्रकार का मनमुटाव यानी कि आपस में असंतोष नहीं होगा। तो इस आधार पर भाषाई राज्य बने। देखते हैं सन 1947 से और 2006 के बीच, लगभग 1947 से 2006 के बीच में अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए। क्योंकि जो पुराने जैसे राज्य थे, क्योंकि 1947 से पहले तो हमारे भारत देश में राज्य नहीं थे, रियासतें थी, या कह सकते हैं राज्य थे। तो वे किस प्रकार से थे? स्वतंत्र राज्य नहीं थे। तो रजवाड़े थे, देशी रियासतों में बटे हुए थे। तो अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बनाए गए। यानी पुराने प्रांत यानी गायब हो गए, हो सकता है उनको मर्ज कर दिया गया, उनकी सीमाएं मिला दी गई, बाउंड्री मिला दी गई। तो इसलिए अनेक जो राज्य थे उनके पुराने प्रांत गायब हो गए और नए राज्य बना दिए गए, या उनकी सीमाओं, अनेक प्रांतों की जो सीमाएं और उसके नाम है वे बदल दी गई। ये हमको ऐसे देखने में आता है। जैसे अगर हमारे एनसीईआरटी की अगर हम टेक्स्ट बुक में अभ्यास पुस्तिका के अंदर देखते हैं तो मानचित्र दिया गया है कि स्वतंत्रता से पहले राज्यों के नाम और स्वतंत्रता के बाद में, कि हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय राज्यों की कैसी स्थिति, क्या क्या नाम था, और देश आजाद होने के बाद में भी कैसे राज्य बने, अर्थात राज्य में वृद्धि हुई, राज्य और अधिक बने। तो सबसे पहले भाषाई राज्य ने यही बताया कि 1947 से लेकर 2006 के मध्य में अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और नए प्रांतों का निर्माण हुआ।
कुछ प्रांतों की सीमाएं बदल दी गई, किसी के नाम बदल दिए गए, नाम चेंज हो गए। तो इस प्रकार से जैसे हम देखते हैं आज कर्नाटक है, पहले मैसूर था, क्या कहते हैं, मैसूर था, ऐसे नाम चेंज कर दी गई थी नहीं। और ये तो स्वतंत्रता के बाद में तो ऐसे बहुत नाम किसी के नाम ही चेंज करते, जैसे बम्बई का मुंबई कर दिया गया, ये तो कैपिटल है ना। ऐसे जैसे मद्रास है, जो कहते हैं आज कहते हैं चेन्नई है, चेन्नई मद्रास, तो अलग अलग कुछ नाम भी चेंज कर दिए गए। लगभग 1950 के दशक में, दशक माने 10 वर्ष को एक दशक बोलते हैं, जब 10 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं तो 10 वर्ष को हम एक दशक बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है 1950 के दशक में अनेक पुराने राज्यों की सीमा बदली गई। क्यों बदली? इसलिए बदली गई ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। कह रहा है कि 1950 के दशक में अनेक पुराने राज्यों की सीमा इसलिए बदल दी गई क्योंकि एक भाषा बोलने वाले व्यक्ति एक राज्य में सम्मिलित हो जाए, अलग अलग दूर दूर जगह नहीं जाए, ताकि उसमें कोई डिस्प्यूट हो, कोई झगड़ा हो, ऐसा नहीं। जो एक ही भाषा बोलने वाले व्यक्ति थे, उनकी राज्यों की सीमा बदलकर उन व्यक्तियों को एक जगह यानी कि सेटलमेंट किया गया। इसके बाद में कुछ राज्यों का गठन, तो देखने में आता है कि पहला है कि जैसे भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। जैसे हम देखते हैं आंध्र प्रदेश, देखते हैं सबसे पहले हमारा राज्य बना आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार। कुछ राज्यों का गठन ये तो था भाषा के आधार पर, कि भाषा के आधार पर भी राज्य बनाए गए। क्यों बनाए गए? इसलिए बनाया गया कि एक ही भाषा बोलने वाले व्यक्ति एक साथ सम्मिलित हो जाए, ताकि उसके आपस में किसी प्रकार से झगड़ा या विवाद नहीं बने। एक कारण था। दूसरा कौन सा कारण था कि कुछ राज्यों का गठन, मतलब कुछ राज्य जो बने, जैसे एक राज्य बना भाषा के आधार पर, तो दूसरा क्या कारण हो सकता है राज्य बनने का, राज्य के गठन होने का? तो उसकी संस्कृति, क्योंकि हर राज्य की अलग अलग संस्कृति, जैसे उत्तर भारत में जाओगे और दक्षिण भारत में जाओगे, पूर्व भारत में पश्चिम भारत की अलग अलग संस्कृति आपको देखने मिलेगी। अलग अलग खान पान, वेशभूषा, आचार विचार, संस्कृति आपको डिफरेंट मिलेगा। तो कह रहा है कि भाषा के अलावा अन्य दूसरा कौन सा कारण रहा जिससे राज्य का निर्माण हुआ? जो दूसरा कारण है कि उस राज्य की संस्कृति, उसकी भूगोल और जातीय संरचना के आधार पर भी अन्य राज्यों का निर्माण किया गया, ताकि किसी प्रकार से यानी कि व्यवस्था को बैलेंस से बना कर सके। क्यों? क्योंकि हम बड़े संघ की व्यवस्था कैसे चले, सबको साथ लेकर कैसे चले, ये नहीं कि सब लोग अलग अलग हो जाए। अगर हमारे भारत देश में डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता है, असमानता है, लेकिन हमको सबको साथ लेकर चलने की एक विशेषता रही है, इसलिए आज में हमारा भारत देश एक संघीय व्यवस्था का है, जैसे ये देखने को मिलता है। तो अनेक राज्यों का गठन, उसकी संस्कृति, उसकी भूगोल और उसकी जातीय संरचना, जातीय की विभिन्नता क्या अलग अलग होने के कारण भी हमने एकता किया, विभिन्नता के आधार पर भी किया गया। जैसे अगर हम कुछ राज्य के देते हैं, जैसे नागालैंड है हमारा, जैसे पूर्वी राज्य नागालैंड है, उत्तर में देते हैं जैसे उत्तराखंड है, और दूसरा देखते हैं जैसे झारखंड है। तो जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, इन हर राज्यों की अपनी एक भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, इसकी संस्कृति अलग है, जातीय संरचना अलग है, अलग अलग जाति। तो हम कह सकते हैं कि जातीय संरचना, संस्कृति, उसकी भूगोल के आधार पर भी हमारे राज्यों का निर्माण किया है। जैसे नागालैंड में नागा जनजाति अधिक लोग है, उसके बाद झारखंड है, उत्तराखंड है, तो ये अलग अलग है। जब इन राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर, उसकी संस्कृति, भूगोल और जातीय संरचना पर किया जा रहा था, तो भारत के जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे वे बड़े चिंतित थे। उसने सोचा कि अगर राज्यों का भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, जातीय संरचना के आधार पर, भूगोलिक कंडीशन के आधार पर अलग अलग राज्य का निर्माण कर देंगे, तो कहीं हमारा देश विखंडन न हो जाए, देश के टुकड़े मिल जाए।
ये राष्ट्रीय नेताओं को बड़ी एक चिंता थी कि अगर कहीं देश नहीं टूट जाए, और देश टूट जाएगा तो हमारी यूनिटी संघ व्यवस्था खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारी केंद्र सरकार थी बड़ी समझदार थी, और केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए उसको रोका, कुछ समय के लिए उसको लिए स्टॉप किया। किसको? कि जो भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, जाति संरचना के आधार पर, भौगोलिक कंडीशन के आधार पर अलग अलग राज्यों का निर्माण किया गया था, उसको कुछ समय के लिए रोका, विराम किया। लेकिन उसको बड़ी सोच समझकर और फिर उसको दोबारा से लागू कर दिया गया। और जब अलग ये इसको लागू कर दिया, अर्थात भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण होने लगा, संस्कृति के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर, जाति संरचना के आधार पर, तो सबको आदर मिलने लगा। क्या मिला? सबको रेस्पेक्ट मिलने लगा, आदर मिलने लगा। और सबको जब आदर मिलने लगा, वे अपने आप को एक देश का नागरिक समझने लगे, वे आदर से उसको संबोधित किया जाने लगा। तो उसमें एक और शक्ति उभर कर आई, अर्थात हम कह सकते हैं कि पहले की बजाय अधिक समझदारी से काम लेने से राज्य अधिक मजबूत बने, अधिक मजबूत बने। ये नहीं है कि भाषा के आधार पर अगर राज्य बन गया तो वे अलग हो जाएगा, नहीं, वे अधिक मजबूत बने, उनको एक डिग्निटी मिली। उन्हें सोचा कि हाँ, हम भी भारत देश के एक किसी राज्य में निवास करते हैं, हमारी भी एक पहचान है और हमको भी एक रेस्पेक्ट दिया गया है। इसलिए जो राज्य बने उसमें पहले की बजाय अधिक शक्तिशाली बने, मजबूत बने, एकता देखने वाले और देश का यानी कि एक सहयोगी राज्य के रूप में उभरे। तो ये इस प्रकार से वे बने। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा के आधार पर और जो राज्य बने और जो हमारे राज्य का निर्माण हुआ, सीमाओं का कुछ मर्ज किया गया, कुछ बढ़ाया गया, कुछ नाम बदल दिया गया, तो उससे हमारी संघीय व्यवस्था और मजबूत हुई। दूसरा जो बिंदु है, वो दूसरा बिंदु हमारा वो है भाषा नीति। कौन सा है? भाषा नीति। कि हमारे देश की क्या भाषा नीति होनी चाहिए, किस नीति के अनुसार हमें काम करना चाहिए, क्या नीति है। भाषा नीति में हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे रहा है। देखिए, हम आमतौर से कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी वास्तव में हम देखते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे देश में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। हम उसको राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते, हम उसे राजभाषा कहेंगे कि हमारी एक कार्यालय भाषा है, हमारा उसमें ऑफिशियली वर्क करते हैं। तो हमारे भारत देश में या हमारे संविधान में, हमारे संविधान के अंदर किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। नहीं, हम नहीं कह सकते कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी एक राजभाषा है और हिंदी के साथ साथ हमारी अंग्रेजी भी है और इसके अलावा और भी भाषा है जो हमारे संविधान में भी लिखी हुई है कि इसमें से हम अपना कार्यालय काम कर सकते हैं। तो उसी को पढ़ रहे हैं हम भाषा नीति कि क्या भाषा नीति रही है। अगर एक को किसी एक जैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा मान लेते हैं तो बाकी भाषा को नहीं मानते तो बड़ी नाराजगी होती है। इसलिए हमारे संविधान में बड़ा ही सोच समझकर, और संविधान निर्माता हमारे बड़े बुद्धिजीवी थे, बड़े बुद्धिजीवी थे, उसने बड़ा सोच समझ उसको किया। तो हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। और क्या है? हिंदी को राजभाषा माना गया है। जो हमारी हिंदी है उसको राजभाषा घोषित किया गया है, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है हमारी, एक ऑफिशियली वर्क भाषा है, एक कार्यालय भाषा है, राजभाषा है। लेकिन फिर भी, लेकिन हिंदी आज भी अगर हम देखते हैं तो 40% भारतीयों की मातृभाषा है। अगर हम देखते हैं कि लगभग 40% जो लोग हैं, उन 40% लोगों की जो मातृभाषा है वे हिंदी है और हिंदी हमारी एक राजभाषा है। क्योंकि हमारे संविधान की अनुसूची अगर 8 का हम अवलोकन करते हैं, हमारे भारतीय संविधान में कुछ अनुसूचियां बनी हुई है, जिसमें से एक अनुसूची है नंबर 8 नंबर। संविधान की जो शेड्यूल बनी हुई है, जो लिस्ट बनी हुई है संविधान की, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में हमारी कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 22। अगर
उनमें से हिंदी भी एक भाषा है। अगर हम हिंदी को छोड़ते तो हिंदी के अलावा 21 हमारी भाषाएं हैं, राष्ट्रभाषा है हमारे, जो संविधान की अनुसूची 22 में है। तो हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाएं, 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान है, चाहे वे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथिली हो, आपकी डोगरा हो, है ना, ये बहुत सी भाषा है हमारी। तो 22 भाषाएं हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार की केंद्रीय कर्मचारी के रूप में, केंद्रीय कर्मचारी के रूप में अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर अपना सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए अगर कोई प्रतियोगिता परीक्षा में फॉर्म फिलअप करता है, परीक्षा देता है, तो फॉर्म भरते समय वे इन 22 भाषा में किसी एक भाषा को चुन सकता है, उसको अधिकार है। ये नहीं है केवल हिंदी को चुने हुए, कि हमारे संविधान की अनुसूची 8 के अंदर जो हमारे 22 जो भाषाएं हैं, जो हमारी भाषा है, जो राजभाषा के रूप में जो मान्य है संविधान अनुसार, अगर कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार की परीक्षा में बैठना चाहता है, प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना चाहता है, तो वह ऑप्शन के रूप में 22 भाषा में किसी एक भाषा को चुन सकता है, किसी भी एक भाषा में अपना पेपर दे सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, किसी भी भाषा को चुन सकता है, केंद्रीय परीक्षा में दे सकता है और चयन हो सकता है, ये उसकी स्वतंत्रता प्रदान है। उसी तरह से सरकारी कामकाज अंग्रेजी भाषा। हमारा भारत देश 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन अंग्रेज चले गए, उसके बाद में हमको राजभाषा, यानी कि अंग्रेज चले गए, उसके बाद में हमने अंग्रेजी भाषा को अपनाया। उसका एक कारण है। क्या कारण है? कि अंग्रेज चले गए, हमारा देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन अगर हम देखते हैं कि हमारा जो दक्षिण भारत है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे भारत देश में कुछ ऐसे राज्य जो हिंदी भाषा क्षेत्र है, जिसमें हिंदी भाषा नहीं बोली जाती, क्योंकि अनेक राज्यों में अपनी क्षेत्रीय भाषा है। जैसे दक्षिण भारत में जाओगे आप, जैसे हम गुजरात में लिखते हैं, गुजरात में गुजराती भाषा उनकी एक क्षेत्रीय भाषा है। जैसे दक्षिण भारत में जाते हैं आप, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, कहीं तमिल भाषा है, कहीं कन्नड़ भाषा है आपकी, है ना। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो वे क्यों कहेंगे कि हम हिंदी भाषा को ही अपनाएं? वे कहेंगे हम अपनी तमिल भाषा को अपनाएंगे, कन्नड़ भाषा को अपनाएंगे, मलयालम को अपनाएंगे, हम डोगरी को अपनाएंगे, गुजराती को अपनाएंगे, पंजाबी को अपनाएंगे। तो वे क्यों हिंदी को अपनाएं? तो इसलिए इन राज्यों के लिए भाषा वाले मैटर को खत्म करने के लिए, कि किसी प्रकार से विवाद नहीं हो, तो ऐसे राज्य जो हिंदी भाषा बोलना नहीं चाहते, नहीं जानते, या जिनको हिंदी नहीं आती, तो उनको एक स्वतंत्रता प्रदान की गई कि जिसको हिंदी नहीं आती है बोलने में, तो वे अंग्रेजी भाषा को यानी कि कार्यालय भाषा के रूप में अपना काम ले सकते हैं, अंग्रेजी भाषा को काम में ले सकते हैं, उसके लिए हिंदी जरूरी नहीं है। इसलिए मोस्टली हमारे कार्यालयों में अंग्रेजी भाषा को अपनाया गया, और हमारा देश आजाद होने के बाद में हमने अंग्रेजी भाषा को अपनाया। और साथ में ये भी स्वतंत्रता दी गई कि प्रत्येक राज्य अपने राज्य स्तर पर जो कार्य कर रहा है, वे अपने राज्य के अंदर जो बोले जाने वाली भाषा है उसका भी प्रयोग कर सकता है। जैसे गुजरात के अंदर गुजराती भाषा, पंजाब के अंदर पंजाबी भाषा, या दक्षिण भारत में जैसे कोई राज्य है, जैसे केरला है, आपका कर्नाटक है, तमिलनाडु है, वहाँ पर जो भी जैसे तमिल भाषा है, या वहाँ पर कन्नड़ है, तेलुगु है, तो तेलुगु भाषा का वे अपने राज्य के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। और केंद्र सरकार के कामकाज के अंदर वे अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए अंग्रेजी भाषा एक आम भाषा हो गई, ताकि हर व्यक्ति कि हमारे देश के सभी नागरिक उसको समझ सके। तो इसलिए हमने अंग्रेजी भाषा को एक राज्य भाषा के रूप में बनाया कि सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा में भी किया जाता है। तो आपको कारण क्लियर हो गया होगा कि देश आजाद होने के बाद में, अंग्रेज चले जाने के बाद में भी हमने अंग्रेजी भाषा को क्यों अपनाया। हमने अंग्रेजी भाषा को इसलिए अपनाया क्योंकि हमारा भारत देश विशाल देश है, उसमें अलग अलग भाषा बोली जाती है, और हमें यूनिटी रखने के लिए
कि कोई भी हमारा केंद्र काम है, जो भारत सरकार का काम है, उसमें कोई राज्य की भाषा न बोलकर अंग्रेजी भाषा को बोल सकता है, अपना काम कर सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी का केंद्र सरकार में काम है, केंद्र सरकार का कर्मचारी बनता है। अब एक व्यक्ति तमिलनाडु से आ जाता है, मान लीजिए उसकी तमिल भाषा या तेलुगु भाषा है, और एक पंजाब से आता है जो पंजाबी भाषा को जानता है, और एक राजस्थान का, एक गुजरात का जाता है जैसे गुजराती। अब तीनों राज्य के अलग अलग भाषा बोलते हैं। गुजरात का गुजराती भाषा जानता है, तमिलनाडु का तेलुगु भाषा जानता है, और पंजाब का पंजाबी भाषा। लेकिन ये तीनों एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पाते। लेकिन अगर अंग्रेजी भाषा को ऑफिशियली वर्क करेंगे और तीनों स्टेट के लोग उसको जान जाएंगे, तो तीनों लोग एक दूसरे की बात को समझ जाएंगे और वे वर्क कर सकेंगे। इसलिए हमने अंग्रेजी भाषा को राजभाषा के रूप में एक प्रावधान किया गया। ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति अंग्रेजी में करे, ये कोई बाउंड नहीं है बिल्कुल भी। ये बिल्कुल है कि आप अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हो, साथ में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग आप कर सकते हो। अगर आपका कहीं क्षेत्रीय भाषा समझ में नहीं आ रही, तो क्षेत्रीय भाषा के ऑप्शन में आपको अंग्रेजी भाषा को अपनाया गया है कि अंग्रेजी भाषा में अपने कामकाज को निपटा सकते हैं। ये होगा क्लियर? तो सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा में किया जाता है, जैसे तमिलनाडु आदि। भारत देश अगर है, इसलिए इसको हमें एकता बना रहे हैं। अगर इसी स्थिति को हम अगर नहीं अपनाते, जैसे भाषा के आधार राज्य का नाम, भाषा नीति को नहीं अपनाते, एक दूसरे का मान सम्मान नहीं करते, उसकी संस्कृति का, उसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार, उसकी जाति संरचना का, तो हमारे देश की स्थिति श्रीलंका जैसी बन जाती। क्योंकि जैसे श्रीलंका के अंदर तुमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, सत्ता की साझेदारी में वहाँ सिन्हाला भाषा और जो तमिल बोलने वाले भाषा और कुछ लोग जो वहाँ पर अन्य भाषा बोलने वाले थे, वे भाषा के आधार पर टूट गए। तो ऐसी स्थिति हमारे देश में दिया, तो श्रीलंका की जैसी स्थिति को हमने बचा लिया। क्योंकि श्रीलंका के अंदर सिन्हाला की भाषा के अंदर लोग थे, वे अपनी तरफ खेलते थे, अपने अलग रूल रेगुलेशन बनाते, तमिलों को दरकिनार किया जाता था। तो ऐसा नहीं होता, हमने सब व्यक्तियों को मान सम्मान किया कि भाषा के आधार पर राज्य भी बनाए, उसकी भाषा को मान सम्मान दिया, उसमें उस राज्य में उसको स्वतंत्रता भी प्रदान की कि वे अपने राज्य में अपनी भाषा का प्रयोग कर भी सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी भाषा के अलावा वे अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकते। इसलिए हमारे भारत देश में श्रीलंका जैसी स्थिति से हम बच गए, नहीं तो हमारे देश में भी श्रीलंका जैसी स्थिति हो जाती। तो इस आधार पर कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे देश की तो व्यवस्था है संघीय व्यवस्था, जबकि श्रीलंका के अंदर संघीय व्यवस्था नहीं थी। क्योंकि अगर संघीय व्यवस्था होती तो ऐसी स्थिति श्रीलंका में नहीं होती, और हमारे भारत देश में संघीय व्यवस्था है। तो इन कारणों से हम कह सकते हैं कि हमारे देश की संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, ये हमारे सामने फैक्ट है, ये कारण है जिससे हमको ऐसा बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि हाँ, हमारे भारत देश में संघीय व्यवस्था इन कारणों से चल रही है और जो सफल हो रही है। तो यही था आज का हमारा बिंदु कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। ओके, थैंक यू।